Hello and welcome everyone. Today we are going to study about a very famous writer T.S. Eliot, जिनका टाइम पीरियड था 1888 से लेकर के 1965 तक। दोस्तों ये जो टाइम पीरियड है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार का रहा। ये बात सच है कि जो साहित्य होता है वो समाज का आईना होता है और इस दौरान जितने भी लोग थे, जितने भी पोएट्स थे, जितने भी फेमस स्कॉलर थे, सबने वर्ड्स वर्ल्ड वार के ही ऊपर लिखा था। तो टी.एस. इलियट भी उनमें से अलग नहीं थे। उन्होंने भी अपने एक मास्टरपीस द वेस्टलैंड में फर्स्ट वर्ल्ड वार का जिक्र किया और उसके बाद होने वाले जो भी प्रभाव थे जो ह्यूमन सोसाइटी पर देखे गए, उन सभी का जिक्र टी.एस. इलियट ने किया था। ये मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस राइटर हैं। दोस्तों इनसे संबंधित अनेकों क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो थोड़े से एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले हम इनके बायोग्राफी को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एमसीक्यू पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ही वॉज अमेरिकन राइटर बट ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन लंदन। उनका जन्म तो अमेरिका में हुआ था। मिसौरी इज अ प्लेस इन अमेरिका वेयर टी.एस. इलियट वॉज बर्न। और लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अधिक समय को उन्होंने लंदन में ही बिताया था। लंदन जब आए थे तो वो सिटी उनको भा गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने वर्क में ही सेड दैट लंदन इज अ अनरियल सिटी, उन्होंने कहा था उसको। लेकिन पूरी तरह से फिर उनको ब्रिटिश की सिटीजनशिप भी मिल गई थी और वो वहाँ पे रहने भी लगे थे। ठीक है, तो जीवन के अधिकाधिक समय को उन्होंने इंग्लैंड में ही गुजारा था। साथियों, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ टीचर टू कम आउट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ा था उनको। इस वजह से उन्होंने टू अर्न देयर लाइवलीहुड ही हैड स्टार्टेड द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। कुछ दिनों तक वो टीचिंग किए और उसके बाद एक ऑफिसर बन गए थे लोयर्स बैंक में। हमारा 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 अगला पॉइंट है, ही मेट विथ एजरा पाउंड इन 1914 इन लंदन, प्रूव टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। 1914 में, आप याद करिए ये पीरियड किसका था साथियों? ये पीरियड जो था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार इस वक्त शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इसी दौरान वो अमेरिकन एक और पोएट थे जिनका नाम था एजरा पाउंड। ठीक है, तो उनसे मिले वो और एजरा पाउंड ने उनको सजेस्ट किया कि कैसे पोएट्री को लिखना चाहिए, कैसे किन किन चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और यहाँ तक कि जो हम लोग, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 1922 में इनका मास्टरपीस आया था। टी.एस. इलियट का जो मास्टरपीस था वो वेस्टलैंड था। तो वेस्टलैंड को किस प्रकार से पब्लिश किया जाना चाहिए था, किस प्रकार से मॉडिफाई करने की बात जो आ रही थी, वो सभी जो सजेशन थे वो एजरा पाउंड ने ही दिया था। इनफैक्ट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट टी.एस. इलियट हैज़ डेडिकेटेड हिज पोएम द वेस्टलैंड टू एजरा पाउंड। साथियों, हमारा अगला जो पॉइंट है, इन 1923 ही बिकेम द एडिटर ऑफ क्राइटेरियन। जो वेस्टलैंड था वो इसी क्राइटेरियन मैगजीन में ही पब्लिश होकर के आया था और 1923 में ये उसके एडिटर बन गए थे। इन 1925 he became director of a new publishing firm, Faber and Faber. This is also very crucial point that you have to remember. Faber and Faber. साथियों, ये जो फेवर एंड फेवर है ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, न्यू पब्लिशिंग फर्म था जिसके डायरेक्टर बने थे 1925 में टी.एस. इलियट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि जो हमारा यहाँ पर इन 1927 ही बिकेम ब्रिटिश सिटीजन। 1927 में इनको ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई थी पूरी तरह से। साथियों, इन 1948 में क्या हुआ था कि ही वॉज अवार्डेड ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। 1948 में ही इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था और उसके अगले ही साल हमारे सिलेबस में एक और भी फेमस राइटर है जिनका नाम है विलियम फॉकनर, तो उनको फिर दे दिया गया था 1949 में।
ये जो 1948 है, इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उसके एक साल बाद, ठीक है, टी.एस. इलियट को, हमारा जो क्वेश्चन है अब, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड इलियट्स एंसेस्टर माइग्रेट टू अमेरिका। तो कब जो इलियट के एंसेस्टर थे, उनके फादर और उनके जो ग्रैंडफादर थे, वो किस ईयर में इंग्लैंड आए थे। तो दोस्तों, वो लोग माइग्रेट हुए थे अमेरिका से लंदन, और वो जो ईयर था वो 1668 था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए दिख रहा है वो सही हो जाएगा। इन 1668 फ्रॉम ईस्ट कोकर इन सोमरसेटशायर, इंग्लैंड, राइट। तो अगला जब हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि ये है हमारा कि दोस्तों, इसमें हम ये देख सकते हैं कि वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ कंटेंट इन टाइम फ्यूचर, एंड टाइम फ्यूचर कंटेंट इन टाइम पास्ट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी लाइन है। तो ये जो फेमस लाइन है वो ली गई थी किससे। तो एक फेमस वर्क था उनका, फोर क्वार्टेट्स, फोर क्वार्टेट्स। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है। एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, एंड क्रिकेट नो रिलीफ, एंड ड्राई स्टोन्स नो साउंड ऑफ वाटर, दीज लाइन्स अपीयर इन, ठीक है। तो ये जो लाइन थी, मैंने आपसे कहा ना, ठीक है, कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के होने के बाद ये जो पोएम लिखी गई थी, ठीक है। तो उसमें जो पैनिक सिचुएशन थे, ह्यूमन माइंड्स के जो पैनिक सिचुएशन थे, उसको दिखाने का प्रयास किस पोएम में किया गया था। तो वो जो पोएम था वो वेस्टलैंड ही था, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु डिक्लेयर्स हिमसेल्फ अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो ये जो डेडिकेशन था और ये जो उनका व्यू था, ये किसका व्यू था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों, ये जो व्यू था वो टी.एस. इलियट का ही था, ठीक है। क्लासिसिस्ट अपने आप को कहने के पीछे यही मकसद है क्योंकि उन्होंने जो क्लासिकल राइटर थे उनको वो अच्छी तरह से पढ़े थे, ठीक है। रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स कहें तो वो बाद में फिर रॉयलिस्ट बन भी गए थे क्योंकि उनको ढेर सारे सम्मान दिया गया था। और एंग्लो कैथोलिक तो आप समझ ही रहे हैं, एंग्लो कैथोलिक का मतलब ये है कि उनका कुछ अंश अमेरिका से भी था और कुछ जो जुड़ाव था वो उनका इंग्लैंड से भी था। तो इस वजह से वो अपने आप को एंग्लो कैथोलिक भी यहाँ पर कहते हैं साथियों। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। टी.एस. इलियट इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। English poetry would have had no future without the invaluable work done by T.S. Eliot, and whose opinion is this, ठीक है। तो एक क्रिटिक है जिनका नाम था फ्रैंक करमोड। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, टी.एस. इलियट के बारे में यू हैव टू नो ऑलमोस्ट एवरी फैक्ट रिलेटेड टू टी.एस. इलियट, ठीक है, वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट, ठीक है। क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक विलियम शेक्सपियर हो गए और एक मॉडर्न की बात करें तो फिर टी.एस. एलियट हो गए, ठीक है। तो इनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो अच्छी तरह से इनको पढ़ना ज़रूरी है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है। टू रेस्ट इन आवर own suffering is evasion of suffering, we must learn to suffer। तो ये जो लाइन है, ठीक है, फैमिली रीयूनियन एक उनका फेमस वर्क है। उसमें एक अगाथा नाम की एक कैरेक्टर है, ठीक है, एंड उसने ये लाइन कही थी, ठीक है। तो साथियों, अब हम लोग फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। लव कंपेल्स क्रूलिटी,
लव कंपेल्स क्रुएलिटी टू दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड लव वेयर डू दीज लाइन्स अकर। ठीक है, तो ये जो फेमस लाइन है, यह लाइन भी द फैमिली रीयूनियन से ही ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द प्लॉट ऑफ कॉकटेल इज बेस्ड ऑन, ये जो दो प्लॉट था कॉकटेल का वो कहाँ से फिर लिया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है। तो साथियों जो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एल्सेस्टिस बाय यूरिपिडीज। ठीक है, तो कॉकटेल का जो प्लॉट था वो इसी वर्क से लिया गया था। राइट, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी एस इलियट द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू, तो टी एस इलियट का जो वेस्टलैंड था वो किसको डेडिकेट किया गया था। तो वो जो वर्क था एजरा पाउंड को डेडिकेट किया गया था। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, अब हम लोग फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी शॉर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन हु शेड, ये जो फेमस लाइन है वो किसने कहा था। ठीक है, किसी भी पोएट का, किसी भी आर्टिस्ट का, ठीक है, अकेले में उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है, उसके साथ कई चीज़ों का एसोसिएशन होता है और हम किसी पोएट्स को जब देखते हैं तो उन तमाम चीज़ों को जोड़ करके भी देखा जाना चाहिए। तो ये जो व्यू था वो किसका था। तो साथियों ये जो व्यू था वो टी एस इलियट का था। देखिए पी.वी. शैली का तो हो नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किसी का नहीं था, नॉन ऑफ दीज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नॉट का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। और तो फिर इसका सही आंसर फिर क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है टी एस एलियट। ठीक है, टी एस एलियट ने ही ये विचार रखा था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, काफ़ी अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिल्टन सैम्सन एगोनिस्टिस इज अ ग्रेट सक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, देखिए एक टर्म था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इस टर्म को दिए थे अमेरिकन एक राइटर थे वाशिंगटन एल्स्टोन ने। तो लेकिन पॉपुलराइज की जब बात की जाएगी तो फिर उसको टी एस इलियट नहीं किया था उस वर्ड को। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के माध्यम से हम किसी भी प्ले को हम समझ सकते हैं, उसके इमोशन को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और अच्छी तरह से जानना है तो एक छोटा सा मैं क्लिप बनाया हूँ, आई थिंक 6 मिनट का है वो। ठीक है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो टी एस इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को ध्यान में रखते हुए जो मिल्टन का वर्क था सैमसन एगोनिस्टिस, उसको उन्होंने सक्सेसफुल प्ले कहा है। ठीक है, और फिर उन्होंने जो विलियम शेक्सपियर के जो फेमस उनका प्ले था मैकबेथ, उसको भी टी एस इलियट ने सक्सेसफुल ट्रेजिडी कहा है। लेकिन दूसरी तरफ विलियम शेक्सपियर का एक और फेमस प्ले है हेमलेट, उसको उन्होंने फेल्योर कहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, सो यू हैव टू कीप इन द माइंड। तो साथियों अभी हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेसिस पर उन्होंने ये बात कह दी थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन ऑकर्स इन, ये जो नया टर्म है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, तो टी एस एलियट का ही एक फेमस और भी वर्क था मेटाफिजिकल पोएट्स, उन्होंने अपने विचार रखे थे मेटाफिजिकल पोएट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। राइट, तो
साथियों अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, T.S. Eliot has dedicated one of his poem to Ezra Pound. Name the poem. You all have to tell the name of that poem that was dedicated to Ezra Pound. So वो फेमस जो पोएम था वो और कोई पोएम नहीं बल्कि टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड ही था, जो 1922 में पब्लिश हुआ था। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस, इन विच पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड डज दिस लाइन अपीयर। तो किस पार्ट में ये जो लाइन है वो अपीयर हुई है। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, फायर सरमन, ठीक है। ये जो लाइन है वो फायर सरमन में ही कही गई थी। देखिए कुछ बातें याद रखनी चाहिए वेस्टलैंड के बारे में। तो वेस्टलैंड जो था वो फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको, ठीक है। 3 पार्ट्स तो आप देख ही रहे हैं, द फायर सरमन, द गेम ऑफ चेस, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड एंड बरियल ऑफ डेड, ठीक है। ये और भी जो 2 पॉइंट मैं बोला हूँ, द बरियल ऑफ डेड एंड व्हाट द थंडर सेड, ठीक है। तो ये जो पांचों जो पार्ट्स हैं ये वेस्टलैंड के ही हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एजरा पाउंड, हिज मेट्रिक एंड पोएट्री। तो इस ये जो वर्क है, ठीक है, ये किसका वर्क है। साथियों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हुज वर्क इज टी.एस. एलियट एंड द पोएम इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जो वर्क है टी.एस. एलियट एंड द पोएम इटसेल्फ, इसको लिखा था डेनिस डोनाग ने। यानी जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लेट अस गो देन एंड यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल, द लाइन्स the above lines have been written in free verse. They are from, तो ये जो फेमस लाइन है वो फिर किससे ली गई है, ठीक है। तो साथियों ये जो फेमस लाइन है वो इलियट्स लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से ही ली गई हैं। जानने वाली ये बात है कि ये कोई लव सॉन्ग नहीं था, ठीक है। दिस वाज द ओनली पोएम विच वाज डील्स विद द अनएक्सेसिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव, ठीक है। यहाँ पर एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम रहता है प्रूफ्रॉक एंड ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज लव इन फ्रंट ऑफ अ लेडी। तो उसके बारे में यहाँ पर टी.एस. एलियट जिक्र करते हैं। इस वर्क में उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी की जो आर्टिफिशियलिटी है, आर्टिफिशियल जो मॉडर्न सोसाइटी है और कितना मटेरियलिस्टिक बन गया है ये चीज़ें, ठीक है, इसमें इस वर्क में दिखाया गया है, ठीक है। दिखावा कितना सोसाइटी में बढ़ गया है, ठीक है। फेमस लाइन है, बड़ी फेमस लाइन है इसमें कि ओ मैन कम एंड गो टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो, ठीक है। तो ये एक फेमस लाइन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन ऑल्सो, ठीक है। तो साथियों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइकल एंजेलो इज़ अ पेंटर मेंशन बाय एलियट इन, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे कहा ना, ठीक है, कि माइकल एंजेलो का जिक्र जो है वो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में ही किया गया है, ठीक है। यानी जो हमारा ऑप्शन डी है यहाँ पर वो सही हो जाएगा, ठीक है। उस समय के 2 फेमस पेंटर थे, ठीक है। उस समय के ये पेंटर नहीं थे, लेकिन टी.एस. एलियट ने इन 2 पेंटर का जिक्र अपने वर्क में किया है। एक तो माइकल एंजेलो हो गए और दूसरा राफेल हो गए, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर,
तो साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मैनी लाइन्स आर इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड एक बहुत ही बड़ी पोएम थी, बहुत बड़ी पोएम भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोएम भी है। ठीक है, इतने इसकी इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इसमें इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो टोटल लाइन है उसमें 434 लाइन है। द वेस्टलैंड में 434 लाइन है, इसको ध्यान में रखिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट इज़ द मॉडर्न इंग्लिश पोएट हु इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो आपको मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हूँ और आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कि टी.एस. इलियट ने किस फिलोसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अब मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, हिंदू फिलोसफी। ठीक है, यकीन नहीं होगा आप में से जो कई लोगों को कि हिंदू फिलोसफी से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। यहाँ तक कि जो बार बार मैं वेस्टलैंड वेस्टलैंड कह रहा हूँ, जो फेमस उनका पोएम है, इस पोएम की जो स्टार्टिंग होती है वो तो होती है अप्रैल इज़ द क्रूएलिस्ट मंथ से, लेकिन जो अंत होता है वो शांति 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 से ही होता है। और ये जो शांति 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 जो आप शब्द है, ये कहाँ कहाँ का शब्द है? ये भारत का शब्द है। इंडिया और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत के शब्दों को उन्होंने अपने वर्क में इस्तेमाल किया है। ठीक है, वो भारत आए थे, भारत में रहे भी थे कुछ दिनों तक। उन्होंने संस्कृत को सीखा था। संस्कृत को सीखने के बाद वो फिर गीता और जो हमारे उपनिषद हैं उनको वो पढ़े थे और वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे इन हिंदू फिलोसफी से। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा, और इसी वजह से इनका एसोसिएशन होने की वजह से ही टी.एस. इलियट हमारे सिलेबस में आ जाते हैं। ठीक है, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन हैं हमारे 20 क्वेश्चन हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहे होंगे और आपने मैक्सिमम क्वेश्चन का जो आंसर होगा सब कुछ सही सही दिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड बाय मी सलीम अहमद। सो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू क्लास।